जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज इस लुसेंट बुक से टॉपिक नंबर 9 को कवर करेंगे, जिसमें पाल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। तीसरा प्रश्न है, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो दोस्तों दंती दुर्ग ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी। और दोस्तों इससे पहले जितने भी टॉपिक कवर हुए हैं सभी टॉपिक के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। दंती दुर्ग ने कहाँ हिरण्यगर्भ दान किया था? तो उज्जैनी में। आगे देखिए, दंती दुर्ग ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो देखिए दंती दुर्ग ने महाराजाधिराज, परमेश्वर एवं परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो दोस्तों कृष्ण प्रथम दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी हुआ। आगे देखिए, एलोरा का विख्यात गुहा मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों कृष्ण प्रथम ने एलोरा का विख्यात गुहा मंदिर को बनवाया था। ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु किसको पराजित किया था? तो याद रखिएगा वत्सराज एवं धर्मपाल को पराजित किया था। आगे देखिए, ध्रुव को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ध्रुव को धारावर्ष के उपनाम से भी जाना जाता है। ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गोविंद तृतीय ध्रुव का उत्तराधिकारी हुआ। और दोस्तों जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए ये क्लास आपको इस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे मिलेंगे, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। आगे देखिए, गोविंद तृतीय ने किस युद्ध में धर्मपाल तथा प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? तो याद रखिएगा चक्रा युद्ध में। गोविंद तृतीय के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय के बाद राजगद्दी पर बैठा था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी कि प्रांत का प्रधान कौन कहलाता था? तो राष्ट्रपति। अमोघ वर्ष ने किसकी रचना की थी? तो याद रखिएगा कविराज मार्ग की रचना की थी अमोघ वर्ष ने। अल मसूदी किस शासक के समय भारत आया था? तो इंद्र तृतीय। अल मसूदी ने तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे बताया था? तो इंद्र तृतीय को। आगे देखिए, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय। कन्नड़ भाषा के कवि पौत्र किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्ण तृतीय के दरबार में। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट। तंजावुर में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो याद रखिएगा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित कर कांची एवं तंजावुर पर अधिकार कर लिया था? तो चोलों को। एलोरा गुफाओं का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया था। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से संबंधित है। रावण का खाई दशावतार कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? तो ये सभी एलोरा में मिलते हैं। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस फ्रांसीसी यात्री ने किया था? तो थेविनेत ने।
अब देखिए अगला टॉपिक है पाल वंश। अब देखिए पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश की स्थापना कब की गई थी, 750 ईसा पूर्व ईस्वी में। आगे देखिए गोपाल किस धर्म का अनुयायी था, तो देखिए गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो उसका पुत्र धर्मपाल गोपाल का उत्तराधिकारी हुआ। धर्मपाल को किसने पराजित किया था, तो नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया था। धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था, तो ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था, धर्मपाल ने। धर्मपाल का उत्तराधिकारी कौन था, तो देवपाल धर्मपाल का उत्तराधिकारी हुआ। किसने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, तो अरब यात्री सुलेमान ने। और देखिए दोस्तों सेशन अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दें। आगे देखिए देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, तो देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी। ओदंतपुरी विहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था, तो देवपाल ने करवाया था। पाल वंश की खोई हुई शक्ति को किसने पुनर्जीवित किया था, तो महीपाल प्रथम ने। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, तो दोस्तों महीपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पाल वंश के पतन के बाद कौन वंश सत्ता में आया था, तो सेन वंश। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, तो दोस्तों गौड़ बंगाल का प्राचीन नाम था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों मदन पाल पाल वंश का अंतिम शासक था। अब देखिए तीसरा वंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो बप्पदेव पल्लव वंश का संस्थापक था, लेकिन पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक दूसरा है। चलिए आगे देखेंगे उनको। पल्लवों की राजभाषा क्या थी, तो संस्कृत पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी, तो कांची पल्लवों की राजधानी थी। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिंह विष्णु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु पुत्रयन के नाम से जाना जाता है। महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म त्याग कर कौन सा मत ग्रहण किया था, शैव मत। महेंद्र वर्मन किससे शिक्षा ग्रहण की थी, रुद्राचार्य से। महेंद्र वर्मन को किससे पराजित होना पड़ा था, तो पुलकेशिन द्वितीय से। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन ने 3 युद्धों में किसे पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर क्या अंकित किया था, तो विजयाक्षर। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन ने। एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति कौन था, सितोंड। आगे देखिए किसके काल में महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण शुरू हुआ था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हुएनसांग कहाँ आया था, तो याद रखिएगा कांची। देखिए नरसिंह वर्मन या नरसिंह वर्मन प्रथम एक ही बात है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया था, तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। परमेश्वर वर्मन किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। कांची का कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था।
गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान जो कि दंडी है, किसके राज्यसभा में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक कौन था? तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडई आलवर किसके समकालीन था? नंदी वर्मन द्वितीय के। पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव मत का अनुयायी था पल्लव नरेश। 10 कुमार चरित तथा काव्य दर्श के लेखक कौन थे? तो दंडी थे। पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रत्न मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो सप्त पैगोड़ा कहा जाता था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? राजसिंह शैली में बना हुआ है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।